हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर पूकी दिस साइड। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाला है जर्नल चैप्टर को। जर्नल चैप्टर ना अकाउंट्स का हार्ट बीट है, या हम ये बोल सकते हैं पूरा अकाउंट सब्जेक्ट ना आपका इस चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है। आप अकाउंट्स 11th में भी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 12th में पढ़ोगे, फिर आप जो भी स्ट्रीम लोगे 12th के बाद, अगर वहां पे अकाउंट सब्जेक्ट है ना, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो जो समझने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे आपको काम आने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर जब जब अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हो, कहीं भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, वहां पे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। और इसीलिए मैं इस चैप्टर को अकाउंट्स का हार्ट बीट बोलता हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जर्नल चैप्टर को। ठीक है, अभी ना ये जर्नल चैप्टर 2 पार्ट्स में आएगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। और ये मेरी ना आपसे गारंटी है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने 2 पार्ट देख ली ना, तो जर्नल चैप्टर के आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जर्नल का कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम जर्नल चैप्टर को। पर ना देखो, जर्नल चैप्टर में घुसने से पहले हम थोड़ा सा ना लॉजिकल वे में समझते हैं कि आखिर जर्नल है क्या, इसमें हम सीखने क्या वाले हैं। तो देखो, जर्नल क्या है ना, जर्नल वो बुक है जिसके अंदर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम आप जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, उसे हम जर्नल बोलते हैं। किसे जर्नल बोलते हैं? उस बुक को जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जब जिस टाइम पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों रिकॉर्ड करना है, हम आगे पीछे क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो ना एकदम ना बेसिक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। सोचो आपने खुद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि मैं अलग होता हूं, मतलब बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अभी ना बिजनेस के अंदर पहले गुड्स आएंगे या पहले सेल होगी? खुद सोचो, पहले गुड्स आएंगे या पहले सेल होगी? पहले गुड्स आएंगे, उसी के बाद तो सेल होगी ना। तो सपोज आप बिजनेस में कुछ गुड्स खरीद के लाए और आपने उन्हें सेल किया, तो आप सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग करोगे, गुड्स लाने की या सेल करने की? सबसे पहले हम गुड्स को लाने की एंट्री करेंगे, हमारी बुक्स में गुड्स को लेकर आएंगे, और जब वो गुड्स हमारी बुक्स में आ जाएंगे, उसके बाद हम उसे वहां से सेल करेंगे। मतलब हम पहले सेल की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेल की एंट्री कर दोगे तो मतलब क्या होगा कि आपने गुड्स को बेचा है। अब भाई जो चीज मेरे पास है ही नहीं, जो हमारे बिजनेस में है ही नहीं, हम उसको बेच कैसे सकते हैं? तो ना एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिया था बताने के लिए कि क्यों हमको हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है, ताकि ना हमें पता रहे, हमें आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसके बाद हुआ है और क्या चीज किससे लिंक है। ठीक है, तो समझ में आया? अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी ना, उसको एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। तो नोट्स में क्या लिखा है? जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यही हमने भी समझा कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जब जिस टाइम पे वो हो जाएगा। अभी इस जर्नल को ना हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। क्यों? क्योंकि जर्नल वो बुक है जहां पे बिजनेस में सबसे पहले जिस बुक में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे हम जर्नल बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब बिजनेस में सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, उसे हम जर्नल बोलते हैं। और इसीलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली सबसे पहली एंट्री तो भाई इसी बुक के अंदर हुई है। अभी यहाँ पे ना आगे एक और वर्ड लिखा है, फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। सपोज आपने बिजनेस में सेल किया, आपने परचेज किया, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, तो अभी आप जो जो ये सब करोगे, तो सपोज हमने एक अकाउंटेंट रख रखा है जो हमारी पूरी अकाउंटिंग करता है। तो आप जब जब कुछ भी खरीद के लाओगे, तो आपके बराबर अकाउंटेंट के कान में आके बोल के आओगे क्या कि भाई मैं फर्नीचर लेके आया हूँ, इसको रिकॉर्ड कर ले, भाई मैंने गुड सेल किया, इसको रिकॉर्ड कर ले? नहीं ना। हम क्या करेंगे, हम अकाउंटेंट को एक डॉक्यूमेंट दे देंगे। डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस दे देंगे, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस बात का प्रमाण देता है, इस बात का एविडेंस है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो गया है। और वो अकाउंटेंट क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को देखकर रिकॉर्डिंग कर देगा। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस चीज का एविडेंस है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? अभी ना 3 इंपॉर्टेंट चीजों हमें समझना बहुत जरूरी है कि जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं ना, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू द लेजर। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि मतलब समझने वाले हैं कि लेजर क्या होता है, हम जर्नल से लेजर में कैसे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शन आप भी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे ना, वो आगे जाकर एक दूसरी बुक में
पोस्ट हो जाते हैं, जिसे हम जर्नल बोलते हैं, और उसी को हम जिसको हम लेजर बोलते हैं, और जिसका नाम होता है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अभी जो भी ट्रांजैक्शंस आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे ना, वो सारे ट्रांजैक्शन का हमको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देना होता है उस ट्रांजैक्शन के नीचे, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा? हमने से ये समझा कि हमें ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करना है, और जिस बुक में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार इसी बुक के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा, और जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देंगे, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। अभी जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे ना, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ये शायद आप सबको पता होगा, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा जो हमारे बेस वाले चैप्टर्स थे वहां पे, कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जर्नल में हम दोनों डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अभी $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि हम ये पता कैसे लगाएंगे कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, टू हुम वी नीड टू डेबिट एंड टू हुम वी नीड टू क्रेडिट। तो इसके लिए ना अकाउंट्स ने हमें दो अप्रोचेस दी हैं। कौन कौन सी अप्रोच दी है? हमें दो अप्रोच दी है, जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। क्या नाम है? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अभी ना ये दोनों अप्रोच को इन दोनों अप्रोच को पढ़ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पे पूरा अच्छे से समझाया है कि दोनों अप्रोचेस क्या बोलती हैं, दोनों अप्रोचेस हमें कैसे सिखाती हैं, क्या बोलती हैं, इसमें हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। दोनों अप्रोच का ना अपना अपना अलग तरीका है बताने का, समझाने का, पर दोनों अप्रोच से आंसर हमेशा एकदम सेम आता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, पर इस वीडियो में हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझेंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता होगा कि अगर जनरल चैप्टर पे आ गए हो तो आपने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज कंटिन्यू करने से पहले आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, 27 मिनट्स का वीडियो है, उसको जाकर देख लो। वहां से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी एकदम कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। ठीक है, अभी एकदम शॉर्ट में समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, उसने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट का मतलब है सारे पर्सन मतलब आप, मैं, तुम, या फिर बिजनेस। बिजनेस भी क्या है? पर्सन है। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी लीगल, बिजनेस की भी एक लीगल आइडेंटिटी है, बिजनेस की भी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। बिजनेस अलग है, हम अलग है, ये हमने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझा था। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जितने भी पर्सन है ना, वो सारे पर्सनल अकाउंट में फॉलो होते हैं। रियल अकाउंट में आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी फॉलो होती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में सारे आपके एक्सपेंसेस और इनकम फॉलो होते हैं। ठीक है, अभी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसको हमें क्रेडिट करना है। अभी रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, बिजनेस में जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी नुकसान है, उन सबको हमें डेबिट करना है, और जितने भी इनकम है, जितनी भी गेन है, उसे हमें क्रेडिट करना है। अभी मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको ये दोनों अप्रोचेस क्लियर नहीं है ना, तो प्लीज जो वीडियो है उसको आप जाकर देख लो, जिसका नाम है डेबिट वर्सेस क्रेडिट या ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच। आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, 27 मिनट्स की वीडियो है, पर उस वीडियो के बाद ना आपके ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। आपको समझ में आ जाएगा डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। ठीक है, पहली अप्रोच क्लियर हुई, जो हमें क्या बोलती है? 3 अकाउंट देती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और तीनों का रूल देती है डेबिट क्रेडिट का। अभी ना मॉडर्न अप्रोच ने ना कोई ऐसा रूल नहीं दिया है, उसने सीधा क्या बोला है कि जितने भी आपके अकाउंट है ना, उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। मतलब 6 कैटेगरी, ये एक्सपेंस ड्राइंग जो है वो भी हमारी एक्सपेंस होती है। तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड ड्राइंग। तो ये ड्राइंग भी एक तरह से हमारी बिजनेस का खर्चा ही है। तो आप इसको चाहो तो अलग अलग दिखा दो, और चाहो तो एक भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है? मॉडर्न अप्रोच में ये बोलती है कि जितने भी एसेट्स हैं, अगर बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही है, मतलब बिजनेस में एसेट आ रही है, बिजनेस की एसेट इंक्रीज हो रही है, तो आप उसे डेबिट कर दोगे। और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है, मतलब बिजनेस से एसेट जा रही है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज, अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है
तो क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। कैपिटल, कैपिटल देखिए हमारी एक तरह से लाइबिलिटी है, हम उसको दिखाते अलग है पर वो है तो लाइबिलिटी ना, तो सेम जो लाइबिलिटी में हम लोग कर रहे हैं वही हमें कैपिटल केस में भी करना है, मतलब इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। फिर आता है हमारा रेवेन्यू या गेन, मतलब बिजनेस के अंदर अगर पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है या रेवेन्यू हो रहा है, तो अगर रेवेन्यू हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर हमारे बिजनेस से रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब कम कैसे हो रहा है, सपोज आपने बिजनेस में सेल करी, तो अभी सेल क्या है, मतलब ये आपकी इनकम है, आपको बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो जो सेल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पर वो सेल्स आपने जो करी ना, वो कस्टमर 2 दिन बाद वापस आया और आपको वापस गुड्स रिटर्न कर गया, मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो गया, हमारे बिजनेस में सेल वापस रिटर्न हो गई। तो अभी जो सेल वापस रिटर्न हुई, मतलब क्या, वो जो हमने सेल करी थी वो वापस अभी हमारे बिजनेस में आ रही है, मतलब वो सेल कम हो रही है, वो रिटर्न हो रही है, तो वहां पे उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब अगर बिजनेस में सेल कम हो रही है, मतलब कम कभी नहीं होती है, एक बोलने का तरीका है कि अगर बिजनेस आपने जो सेल कर रहा है वो आपको वापस रिटर्न हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दोगे, और जब भी सेल हो रहा है तो उसे आप क्रेडिट कर दोगे। मतलब बिजनेस में अगर इनकम हो रही है तो इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे, और अगर बिजनेस से इनकम किसी वजह से कम हो रही है तो फिर हम उसे डेबिट कर देंगे। सेम यही चीज होती है एक्सपेंसेस के केस में भी, एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस के अंदर होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। बिजनेस में कभी एक्सपेंस नहीं कि एक्सपेंसेस कम होते हैं, कम नहीं होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सेम परचेज, हम कुछ सामान या गुड्स खरीद कर लाए, उसे हमने जिस क्वालिटी को हम लेकर आए थे उस क्वालिटी को वो खोलने के बाद जब हमने उसकी अनपैकिंग करी तो वो निकले नहीं, तो हमने क्या करा, उसे वापस रिटर्न कर दिया। तो हम जो पहले परचेज कर आए थे, मतलब हमारा खर्चा था, हमने उसे डेबिट किया था परचेज अकाउंट को, अभी हम वापस उसे जब दे रहे हैं तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है। ये हम ना आगे समझेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट, सेल रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस कम नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं, पर हम उन्हें ऐसा नहीं बोलते कि एक्सपेंसेस कम होते हैं, हम रिटर्न के फॉर्म में बोलते हैं कि मैंने जो परचेज किया था मैंने अभी परचेज वापस रिटर्न कर दिया, तो जो परचेज रिटर्न होगा वो मेरा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे आगे हम पूरा इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है गुड्स से रिलेटेड, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी ड्राइंग्स भी क्या है, मेरा खर्चा है, तो अगर ड्राइंग्स होगी तो डेबिट कर देंगे, और किसी वजह से अगर ड्राइंग्स मेरे बिजनेस में वापस आ रही है तो मुझे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये मेरी दोनों अप्रोचेज हो गई, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अभी ना हम कुछ स्टेप्स हैं जो हमें समझना है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले। देखो अभी आपको लग रहा होगा यार क्या थ्योरी चल रहा है, ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर है। आई नो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, पर ना प्रैक्टिकल चैप्टर में ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरी है, अगर ये आपने अच्छे से कर लेना, अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना, तो डेबिट क्रेडिट करना फिर आपके लिए ना ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा, वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ना स्टेप्स समझते हैं। अभी स्टेप्स क्या है, ये ना जितने भी ट्रांजैक्शन आप जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना जर्नल का, आपको सबसे पहले होती है 3 स्टेप्स अपने दिमाग में वापस सोचनी है। क्या सोचना है, आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको ना 2 एस्पेक्ट, 2 इफेक्ट, 2 अकाउंट ढूंढने हैं। एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन 2 अकाउंट विच आर अफेक्टेड, मतलब हमें 2 अकाउंट पता लगाने हैं जो उस ट्रांजैक्शन के अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। फिर हमें रूल लगाना है, बेसिक रूल, और ये पता लगाना है कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। मतलब ये 2 ट्रांजैक्शन, ये जो 2 चीजें है ना, ये कोई स्टेप्स नहीं, बस ये आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ये मेरी तरफ से ना आपको एक गाइडेंस है कि क्वेश्चन को सीधा जाकर एंट्री मत करने लगो, उसको थोड़ा सोचो। क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन, हम जैसे एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, हमने क्या करा, राम से गुड्स परचेज करें 10,000 रुपए के। सबसे पहले ये सोचो इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद कि इसमें 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। हमने गुड्स परचेज किया है राम से, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी बिजनेस में क्या है, गुड्स आ रहे हैं और गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट को यूज करते हैं, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, हमने गुड्स राम से खरीदे हैं, हमने कैश में नहीं खरीदे, हमने क्रेडिट में खरीदे, क्योंकि यहाँ पे राम वर्ड है, तो दूसरा एक राम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमें को 2 अकाउंट मिल गए, पहला परचेज दूसरा राम। अब मुझे पता लगाना है कि किसको मुझे डेबिट करना है, किसको मुझे क्रेडिट करना है। तो परचेज क्या है, मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंसेस है, तो परचेज को मैं डेबिट कर दूंगा। और राम क्या है, मेरा राम के अंदर मेरा लगता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और राम क्या गिवर है, क्यों, क्योंकि राम हमारे बिजनेस को गुड्स दे रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, एनालाइज करना है, सोचना है कौन से 2 इफेक्ट हैं, 2 एस्पेक्ट हैं, हम मुझे किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, और उसके बाद मुझे उस एंट्री को फिर करना है। इस वे में अगर जाओगे ना, जर्नल आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा, मक्खन। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज अकाउंट और अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट। मतलब जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, जैसे राम श्याम, जहां भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं वहां पे ना आपको जो हम अकाउंट लिखते हैं ना बाद में, जैसे राम अकाउंट सॉरी जैसे सेल्स अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट, तो राम
अकाउंट, आपको यहाँ पे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा राम वर्ड लिख के भी अमाउंट डाल सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी ना फॉर्मेट पे आते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। जर्नल का ना कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखता है, जिसमें सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर, ये एलएफ ना लेजर फोलियो होता है, मतलब ये पेज नंबर होता है, ये आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा आपको बना के छोड़ देना है, ये आपको कुछ भी लिखने का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर आता है आपका डेबिट अमाउंट, फिर आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है। अभी बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक ना गुड्स, ये गुड्स ना बहुत कंफ्यूज करता है कई बच्चों को, तो सबसे पहले हम ना गुड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ना हर ट्रांजेक्शन में आप गुड्स, मतलब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, पर ना कहीं भी गुड्स अकाउंट आपको नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझो गुड्स होते क्या हैं। तो गुड्स क्या है? गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मतलब मेरे बिजनेस में जिन चीजों को मैंने दोबारा रीसेल, मतलब दोबारा सेल करने के लिए परचेज करा है, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। जैसे एक फर्नीचर सेलर के लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा, क्लोथ सेलर के लिए क्लोथ्स जो है वो गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी जितने भी गुड्स होते हैं ना, तो आपको जो भी आगे जिन्होंने गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखने वाले ना, उसमें आपको ये जो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, या परचेज रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा, या सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, या फिर सेल रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। अभी कैसे होगा? देखो, जब जब भी बिजनेस के अंदर गुड्स आता है, आप जब जब भी बिजनेस के अंदर गुड्स लेके आते हो, तो हम ना कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। जब भी बिजनेस से हम जो परचेज कर आए हैं, हम उसे वापस अगर रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, जो भी हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझा भी था। जब भी आप बिजनेस में क्या करते हो, आप सेल करते हो, तो आप ऐसे नहीं लिखते हो कि मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहा है। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। या फिर कोई सेल्स हमें वापस गुड्स जो हमने सेल करा वो रिटर्न हो गया, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट। मतलब ये गुड्स के ही क्लासिफिकेशन है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। कहीं पे भी गुड्स यूज नहीं होगा, हर जगह ये अकाउंट के जो नाम है ना, ये यूज होंगे। और लास्ट आता है स्टॉक। अभी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ना, मतलब स्टॉक का मतलब है मेरे बिजनेस में जितने भी जो मैं गुड्स खरीद के लाया हूं और जो भी मेरे बिजनेस में रखे हुए हैं, जब तक बिके नहीं है, वो मेरा स्टॉक है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? अभी परचेज अकाउंट, व्हेन गुड्स आर परचेज, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स वी डेबिट द परचेज अकाउंट। हमने समझा परचेज रिटर्न अकाउंट। समटाइम इन बिजनेस वी रिटर्न द गुड्स विच वी परचेज, सो इन दिस केस वी यूज परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जो हमने गुड्स परचेज किए, कई बार बिजनेस हम उसे रिटर्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है वो एज पर जो क्वालिटी हमें चाहिए थी उस क्वालिटी आपसे नहीं मिले, या फिर हमने जो मांगा था उसकी जगह कुछ और ही आ गया। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बिजनेस से कुछ जा रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है, तो अभी रिटर्न आउटवर्ड भी इसकी जगह आपको कई बार वर्ड दिखने को मिल सकता है। इट शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज इट रिड्यूसेस आवर परचेज। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी परचेज को कम कर देता है। ठीक है, और वी कैन से इट रिड्यूसेस आवर एक्सपेंसेस, जो हमने ऊपर अभी मॉडर्न अप्रोच में समझा था। अभी आते हैं सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग गुड्स अकाउंट। अभी जब भी हम सेल करते हैं, हम गुड्स अकाउंट को यूज नहीं करते, हम सेल अकाउंट को यूज करते हैं। और सेल्स रिटर्न के केस में क्या करते हैं? समटाइम इज बिजनेस कस्टमर रिटर्न द गुड्स, इन दिस केस वी यूज सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर हम जब भी हमारे बिजनेस में अगर ऐसा हुआ कि हमने सेल करी और वो माल वापस हमारे पास आ गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट को यूज करते हैं। और रिटर्न अकाउंट ना हमेशा डेबिट होता है। डेबिट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये मेरी सेल को कम कर रहा है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज रिड्यूसिंग आवर इनकम, या फिर ये हमारी इनकम को कम कर रहा है। जो हमने मॉडर्न अप्रोच के डेबिट क्रेडिट वाले रूल पढ़े थे, वही यहाँ पे ये समझा रहा है। ठीक है, लास्ट था हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या है? गुड्स लाइंग इन बिजनेस, वो सारे गुड्स आपके बिजनेस में रखे हुए हैं। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? अभी ना एक और इंपॉर्टेंट चीज जो समझना इंपॉर्टेंट है, कैश और क्रेडिट का चक्कर। आप लोग को ना कई बार ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड भी दिखेगा, किसी पर्सन का नाम भी दिखेगा, कई बार कुछ नहीं दिखेगा, कई बार किसी में से कुछ एक दिखेगा। तो ये ना बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि मुझे कब कैश यूज करना है और कब मुझे उस ट्रांजैक्शन को एज अ क्रेडिट अज्यूम करना है। ठीक है, तो इसको ना, ये अगर आपने समझ लिया ना, तो अगले 2 मिनट के अंदर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कब कैश वर्ड यूज करना है और कब आपको क्रेडिट यूज करना है। ठीक है, तो जब भी अगर ट्रांजैक्शन के अंदर नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन, मतलब जिससे आप माल खरीद रहे हो या जिसको आप माल बेच रहे हो, उसका नाम, मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर नाम अगर गिवन नहीं है, तो आंख बंद करके कैश ट्रांजैक्शन उसको मान लेना। मतलब सोल्ड गुड्स ₹10,000, ना कोई नाम गिवन है,
परचेज गुड्स रुपीज 10,000, सेल परचेज दो ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मान लेंगे। नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन अलोंग विद द कैश, मतलब ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम इन कैश, मतलब हमने कैश में गुड्स खरीदे हैं राम से। यहाँ पे राम भी है और यहाँ पे कैश भी है, पर अगर नाम भी है और कैश भी है, ये दोनों वर्ड साथ में आ रहे हैं तो भी क्या हम करना है, तो भी कैश ट्रांजेक्शन को मानना है। मतलब ये मानना है कि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है और उसको कैश वाला ट्रांजेक्शन मान के रिकॉर्डिंग कर देनी है। नेम इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, नाम गिवन है पर ये नहीं लिख रखा कि कैश या क्रेडिट है। मतलब सोल्ड गुड्स टू राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मतलब सिर्फ नाम लिखा है पर कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर आप क्या मान लोगे, फिर हम मान लेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब एकदम सिंपल वे में अगर समझोगे ना तो ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब सोल्ड गुड्स परचेज गुड्स, तो मान लेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन के अंदर नाम भी लिखा है और कैश वर्ड भी लिखा है तो फिर ये कैश ट्रांजेक्शन है। पर अगर ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। मतलब जब भी आपको सिर्फ नाम दिखे, नाम के साथ कुछ भी नहीं दिखे ना, तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेना। पर अगर नाम के साथ कुछ दिख गया, मतलब कैश दिख गया, तो फिर हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मान लेंगे। ठीक है, पर ये ना सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में होता है, मतलब आपने गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे। कुछ एक्सपेंसेस के केस में ना ये चीज नहीं लगती है। इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी मेकिंग और रिसीविंग द पेमेंट इज गिवन इट इज स्टिल कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। मतलब अगर एक्सपेंसेस के केस में ना अगर नाम भी गिवन है तो भी हम उसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। एक्सपेंसेस के केस में कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सैलरी पेड टू छोटू रुपीज 10,000, आपने छोटू को ना सैलरी पे करी, तो यहाँ पे कैश वैश कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ छोटू का नाम लिखा है। तो नाम लिखा है मतलब अगर हम गुड्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। पर क्योंकि ये सैलरी क्या खर्चा है और खर्चे के केस में ना कभी भी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानते। यहाँ पे हमें क्या मानना है, कैश ट्रांजेक्शन ही मानना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट ही करेंगे। या फिर कमीशन रिसीव फ्रॉम टप्पू, यहाँ पे हमें इनकम हुई है, कमीशन आया है, तो एक्सपेंसेस और इनकम के इसमें इवन इफ सिर्फ नाम लिखा है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो भी हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानना है, हमें कैश ट्रांजेक्शन ही मानना है और कैश अकाउंट को ही डेबिट करके कमीशन अकाउंट रिसीव को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो मेरे साथ? अभी ना जो भी हमने ऊपर समझा ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आई गारंटी यू, आई बेट यू, आप कभी भी कैश क्रेडिट इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। नीचे इसका सोल्यूशन है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम वहीं पे डिस्कस करेंगे क्या डेबिट होगा क्रेडिट होगा, फिर हमारे नीचे आके सोल्यूशन में उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पूकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करा किसके साथ, कैश के साथ 1 लाख रुपए के। अभी बिजनेस में क्या कैश आ रहा है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। कैश क्या है, हमारी एसेट है। एसेट में क्या लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश को कर देंगे, कैश यहाँ पे कर देंगे हम डेबिट। अभी बिजनेस में कैश आया और कैश किसने दिया, ओनर ने दिया, तो बिजनेस के लिए एक कैपिटल भी हो गई, क्योंकि ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस के अंदर एक लाइबिलिटी बड़ी है। और इसमें ना देखो आपको दोनों रूल आपके ऊपर है, आपको कौन सा रूल लगाना है, ट्रेडिशनल अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। अभी हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने क्या समझा था, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारी एसेट है, एसेट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश को कर देंगे डेबिट। अभी ओनर क्या है, ओनर पर्सन है, तो यहाँ पे लगेगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और ओनर क्या है, ओनर गिवर है, ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, तो हम यहाँ पे ओनर को कर देंगे क्रेडिट। और ओनर को हम कैपिटल के थ्रू बिजनेस में दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यही अगर हम मॉडर्न अप्रोच से इसको सॉल्व करें तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब एसेट आ रही है, मतलब हमारे बिजनेस की एसेट बढ़ रही है। और जब भी एसेट बढ़ती है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। और क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैपिटल भी आ रही है, कैपिटल की हमारी लाइबिलिटी है, मतलब हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो हम बढ़ने पे कैपिटल को बढ़ने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये नरेशन लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाएंगे वरना नरेशन आपको लिखना ही है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल था, जो ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है ना, जैसे स्टार्टेड बिजनेस, तो बस ब्रैकेट में लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी देखो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, हमने गुड्स खरीदे कैश में, एकदम सिंपल प्लेन ट्रांजेक्शन है, कैश में खरीदे। बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं, और बिजनेस में कैश जा रहा है, बिजनेस से क्या कर रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है तो मैं कैश छोड़ दूंगा क्रेडिट।
और मैंने गुड्स खरीदे, अभी परचेज करा, तो अभी परचेज क्या है, परचेज मेरा खर्चा है। एक्सपेंसेस को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करना है और इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन को देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम जेठा। अभी यहाँ पे कैश वैश कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम है, तो क्या समझ लेंगे हम, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। कितने खरीदे, 24,000 के। तो सेम बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, मतलब हमने परचेज किया है, और परचेज क्या है, परचेज है मेरा खर्चा, मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मैं करता हूं, डेबिट करता हूं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे मैंने, जेठा से खरीदे, और ये मैंने उधार में खरीदे। जेठा क्या है, पर्सन है, पर्सन पे लगता है नॉमिनल, सॉरी पर्सनल पे लगता है मेरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है, जेठा। जेठा बिजनेस को गुड्स दे रहा है, तो मैं जेठा को कर दूंगा क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेठा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेठा, ठीक है। देखो एंट्रीज ना, इनको ना बनाना, आई नो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं कौन सा रूल लगाऊं, कौन सा अकाउंट लगाऊं, कौन सा रूल लगाऊं, कौन सा अकाउंट लगाऊं सॉरी। तो ना आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका इसके ऊपर ग्रिप आता जाएगा। एक बार ना दोनों अप्रोचेस को अच्छे से समझ लो। दोनों अप्रोचेस को समझने के बाद ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन दोनों अप्रोचेस से सॉल्व करो, फिर आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कौन सी अप्रोच आपके लिए ईजी पड़ रही है, ठीक है। बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही ना अकाउंट्स इजी होगा, अकाउंट से पैसे देखने से सुनने से इजी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने 10,000 रुपए के गुड्स को बेच दिया कैश में। यहाँ पे क्या है, कैश वर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा नाम वाम, तो हम क्या समझेंगे, कैश से ले। अभी गुड्स को बेचा है, मतलब मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश क्या है, मेरी एसेट है, मतलब मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो और क्या करा मैंने, सेल किया। सेल क्या है, मेरी इनकम है, ये मेरा रेवेन्यू है, और मतलब मेरे बिजनेस में सेल भी बढ़ रही है। तो मॉडर्न अप्रोच से मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में कैश भी बढ़ रहा है, मेरे बिजनेस में रेवेन्यू भी हो रहा है। तो रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सेनोरिटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ गए, सोल्ड गुड्स टू सेनोरिटा। यहाँ पे कैश वैश कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि हमने गुड्स बेचे हैं, किसको, सेनोरिटा को। अभी आपके बिजनेस में आपने गुड्स बेचे, ठीक है, मतलब आपने सेल करी, आपकी सेल आपकी क्या है, इनकम है, इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, मतलब सेल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अभी यहाँ मैंने कैश में नहीं बेचा है, मतलब यहाँ मैंने उधार में बेचा है, मतलब मैंने सेनोरिटा को बेचा है। सेनोरिटा क्या है, सेनोरिटा क्या है मेरा सेनोरिटा मेरी एसेट है, क्यों, क्योंकि मुझे इससे पैसा मिलेगा, फ्यूचर में मुझे इससे पैसा मिलेगा। सेनोरिटा मेरे डेटर है, डेटर मेरी एसेट होते हैं, मतलब मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ रही है तो एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सेनोरिटा अकाउंट डेबिट टू कैश, सेनोरिटा अकाउंट डेबिट, सॉरी सेनोरिटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी क्योंकि मैंने सेल करी है, ठीक है, सेनोरिटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी आते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम जेठा फॉर कैश। यहाँ पे देखो नाम भी है पर कैश भी है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे कैश ट्रांजैक्शन समझ के रिकॉर्ड करना है। हमने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं जेठा से, मतलब बिजनेस में हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब हमने खर्चा किया है। खर्चा क्या है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी होता है मतलब बिजनेस में खर्चा मतलब देखो अभी ये मत समझना कि मैंने खर्चा करा है तो ये बढ़ थोड़ी रही तो कम हो रहा है, नहीं, आपने बिजनेस में खर्चा किया है, मतलब आपके बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा है ना, आपने खर्चा किया मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ा, तो ये मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे डेबिट करना है। और मैंने ये जो खर्चा किया है ये मैंने कैश में किया है, मतलब मेरी एसेट कम हो रही है, मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है, तो मेरी एसेट कम होगी तो मेरी एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यहां तक मेरे साथ हो। लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, सोल्ड गुड्स टू सेनोरिटा फॉर कैश। यहाँ पे हमने गुड्स को बेचा है सेनोरिटा को कैश में, नाम भी है और कैश भी है, मतलब कैश वर्ड आ गया, मतलब मुझे इसको कैश ट्रांजैक्शन समझना है। अभी मैंने बेचा है, मतलब मेरी इनकम हुई है, इनकम हुई तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और कैश में मतलब मेरे में कैश आ रहा है, कैश मेरी एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो मैं डेबिट करूंगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन को ना मेरा यहाँ पे इंक्लूड करने का पर्पस यही था कि आप कैश क्रेडिट में कभी भी कंफ्यूज ना हो, आपको कब कैश यूज करना है और कब आपको किसी पर्सन का नाम यूज करना है, आपको वो एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ जितने भी पॉसिबल सिनेरियो थे ना, केसेस थे ना, वो हमने सारे इस ट्रांजेक्शन का, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये चीज समझ लिया ना तो फिर आप, आई गारंटी यू, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आगे बढ़े। अभी ना देखो, जो जनरल एंट्री होती है ना वो दो टाइप की होती है।
पहली होती है सिंपल एंट्री और दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री। अभी सिंपल एंट्री क्या? सिंपल एंट्री मतलब ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ऐसी एंट्री जिसके अंदर सिर्फ 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। और कंपाउंड एंट्री मतलब मोर देन 2 अकाउंट आर अफेक्टेड। अभी जो हमने ऊपर एंट्रियां करी यहाँ पे देखो सिर्फ दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश टनोरिटा, कैश परचेज और कैश टनोरिटा सेल। यहाँ पे क्या है, सारे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल एंट्री। और ना कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, आगे पढ़ेंगे समझेंगे। जहां पे ऐसा हो सकता है कि 2 अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, या फिर 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, 2 अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, सॉरी 1 अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी ना अगला टॉपिक आ रहा है हमारा डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम सबको पता है डिस्काउंट मतलब क्या। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। छूट मतलब हमने कुछ भी गुड्स खरीदा और उस पर हमें कुछ अगर पैसा जितना देना था उसका हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, मतलब कुछ हमें कम पैसा देना है। जैसे सपोज कुछ जैसे हम कहीं मॉल में गए, हमने वहां पे जाके कपड़े खरीदे, तो हमने देखा है हर स्टोर के पास ऐसा लिखा होता है अप टू 50%, डिस्काउंट 10%। तो जो डिस्काउंट होता है मतलब डिस्काउंट मतलब क्या, जो उसकी सेल प्राइस है उसमें से आपका वो अमाउंट भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अमाउंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट हमेशा ये याद रखना, देता कौन है? सेलर देता है। परचेजर कभी भी डिस्काउंट नहीं देता। भाई तू तो गुड्स खरीद रहा है ना, तो तू थोड़ी डिस्काउंट देगा कि चल मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूँ तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ और आप ये मुझे इतने में दे दो। नहीं भाई, ये तो जो बेच रहा है वो डिस्काउंट देगा, मतलब ये उसको उसका राइट है, उसके ऊपर है कि डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट हमेशा सेलर देता है, डिस्काउंट हमेशा सेलर देता है। गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी उसकी सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस में से वो कुछ डिस्काउंट देता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं या कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब आप हाथों हाथ अगर कैश पेमेंट दोगे तो उसका भी आपको कुछ एक बेनिफिट मिलता है, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, आगे समझेंगे। ठीक है, अभी ये समझो डिस्काउंट ना 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मतलब ये तो आपने डिस्काउंट को रिसीव किया है या आपने डिस्काउंट को अलाउ किया है। मतलब सपोज आपका बिजनेस है, ठीक है, अभी आपके बिजनेस में आपने कुछ सेल करी, तो आपने जो सेल करी ना, उस सेल के ऊपर आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को ताकि मेरी सेल बूस्ट हो जाए, ताकि आपकी सेल बूस्ट हो जाए, आपकी सेल बढ़ जाए, आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया। तो ये आपने जो डिस्काउंट दिया ये क्या है? आपने सपोज पहले आप एक चीज 10,000 रुपए में बेच रहे थे, तो आपके बिजनेस में 10,000 रुपए आ रहे थे। अभी आपने उस पर ना 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10,000 का जो आपका प्रोडक्ट था अब आप वो सिर्फ 9,000 में बेच रहे हो, आपने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया 10%। तो आपके बिजनेस में पैसा कितना आया? 9,000। मतलब जब जब भी आप बिजनेस में डिस्काउंट दोगे तो वो आपका इनकम को कम करेगा, और इनकम को कम करेगा मतलब वो मेरा बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, सॉरी, सेम ऐसे ही दूसरे वे में आप कुछ गुड्स खरीद के लाए, तो आप जो खरीद के लाए ना उस पे आपको कुछ डिस्काउंट मिला। मतलब पहले आप जो गुड्स खरीद रहे थे वहां पे आप 10,000 रुपए पे कर रहे थे, पर अभी आपको ना 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, अभी आपने सिर्फ 9,000 ही पे करे, मतलब आपके बिजनेस से पैसा कम गया, आपका खर्चा कम हुआ। मतलब जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ वो एक तरह से आपकी इनकम हो जाता है। तो जो मेरा डिस्काउंट रिसीव होगा ना वो मेरी इनकम हो जाएगा। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल वे में समझो, सिंपल वे में समझो। ठीक है, अपने को ऐसा टेक्निकल नहीं समझना है, अकाउंट्स एकदम सिंपल, एकदम प्रैक्टिकल में समझेंगे ना सब चीज एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी। तो समझ में आया, बिजनेस में या तो डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट अलाउ होगा। अभी ना 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम वॉल्यूम डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि करके कि दोनों डिस्काउंट होते क्या हैं। ये 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट ना देता कौन है? सेलर देता है। और किस पे देता है? ये हम सबको पता है, लिस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर ये हमको डिस्काउंट मिलता है। अभी जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो सबके लिए होता है, सबके लिए मतलब भले ही आप गुड्स कैश में खरीद रहे हो, भले ही आप गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हो, मतलब आप उधार में खरीद रहे हो या कैश में खरीद रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है मतलब ये डिस्काउंट सबके लिए है, डिस्काउंट सब पे अप्लाई होगा। अलाउड बाय सेलर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, मतलब जब भी आप गुड्स को बल्क में खरीदते हो ना, मतलब जैसे सपोज आप अभी 10-10 क्वांटिटी किसी चीज की खरीद रहे थे, पर आपने एकदम बोला कि मुझे अभी 100 क्वांटिटी चाहिए, पर मैं 100 क्वांटिटी तभी लूंगा जब मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 100 क्वांटिटी खरीदने में आपको डिस्काउंट मिला, मतलब जब आपने बल्क में कुछ चीज खरीदी तो आपको उसके अगेंस्ट डिस्काउंट मिला, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं।
ठीक है। और अभी जो मैंने समझाया था, ये डिस्काउंट भले आप कैश में लो या क्रेडिट में लो, सबको मिलता है। तो सिंस इट इज रिलेटेड टू परचेज, ये आपके परचेज से रिलेटेड है। इट इज अलाउड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब भले आप कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, पर आप बल्क में खरीद रहे हो, आपको इसलिए डिस्काउंट मिला है। तो ये आपको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, भले आप कैश में माल खरीदो या आप क्रेडिट में माल खरीदो। और ना जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। मतलब जो इनवॉइस वैल्यू होती है ना, उसी में सीधा ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाता है। इसकी आप कोई अलग से एक एंट्री नहीं करते हो। कैसे? आओ एग्जाम्पल समझो तो आपको एकदम क्लियर होगा। Goods having list price of rupees 1 lakh is sold at 10% trade discount. Goods जिनकी लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए थी ना, वो हमने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेच दिए हैं। तो अभी लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारी? 1 लाख। हमने कितना डिस्काउंट दिया? हमने डिस्काउंट दिया 10% का। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो नेट आपने सेल कितनी की करी? 90,000 की। ये समझ में आया? 1 लाख का गुड्स मैंने सेल किया, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो मैंने नेट सेल कितनी करी? 90,000 रुपीज की। तो अब मैं जो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। वो एंट्री 1 लाख पे रिकॉर्ड नहीं होगी, वो एंट्री 90,000 पे रिकॉर्ड होगी। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो सीधा अमाउंट में से माइनस हो जाता है, वो कहीं भी एंट्री में शो नहीं होता है। एंट्री में सीधा नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, हम वो एंट्री में शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। If goods sold at trade discount are returned, अभी आपने जो गुड्स ट्रेड डिस्काउंट में बेच दिए, अगर वो बिजनेस में आप पास रिटर्न हो गए, तो द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स। मतलब इधर आओ, ऊपर हमने 1 लाख के गुड्स बेचे थे, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था और 90,000 में हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया था। अभी सपोज 2 दिन बाद वो कस्टमर वापस आया और उसने बोला कि यार ये गुड्स ना अच्छे नहीं है, मुझे इसे रिटर्न वापस करना है। और उसने सपोज एग्जांपल आगे ये दे रखा है, गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 इज रिटर्न बाय द कस्टमर। अभी कस्टमर ने 50,000 रुपए के गुड्स हमने वापस रिटर्न कर दिए और बोला लाओ मुझे 50,000 रुपए दे दो। अभी एक बार बताओ, आपने जब गुड्स बेचे थे, जब उसे 10% का डिस्काउंट दिया था, तो जब वो वापस आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो आप उस डिस्काउंट जो आपने दिया है वो भी तो माइनस करोगे ना। भाई मैंने तेरे को 50,000 का थोड़ी ना माल बेचा था, मैंने तेरे को वो माल 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 90,000 का वो माल बेचा था। तो जब तू वो माल वापस मुझे करेगा, तब भी मैं उसमें क्या करूंगा? डिस्काउंट माइनस करके जो एक्चुअल प्राइस जिसपे मैंने तुझे बेचा था वही मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, हमारे पहले एग्जाम्पल 1 लाख थी, अभी वो 50,000 का लिस्ट प्राइस वाला गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है वापस, तो मैं जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो वापस माइनस कर दूंगा और नेट जो 45,000 रुपीज है वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो जो मेरी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी वो भी होगी 45,000 रुपीज से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? मतलब ट्रेड डिस्काउंट जब आप सेल करोगे तब भी वो रिकॉर्ड होगा, तब सॉरी रिकॉर्ड नहीं होगा, तब वो सीधा नेट अमाउंट में से माइनस होगा और नेट अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। और सपोज इन फ्यूचर अगर गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, तो जो रिटर्न हो रहे हैं तब भी हम लिस्ट प्राइस से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसी से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट जो डिस्काउंट था वो था कैश डिस्काउंट। अभी देखो इसके ना नाम में ही कैश है, मतलब इसके नाम से पता पड़ रहा है कि ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। मतलब एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में एक बंदा आया, आपने उसे माल बेचा और उसने बोला यार मेरे पास पैसे आज ही नहीं है, मैं आपको पैसे ना 1 महीने बाद दूंगा। अभी एज अ बिजनेसमैन आपके सोचोगे यार मैंने आज माल बेचा तो मुझे पैसा आज ही मिलना चाहिए ना, 1 महीने बाद ये मुझे पैसा देगा, मतलब मैंने उसे 1 महीने का उधार दे दिया। तो आपने ना उसे एक और हम इसको बोल सकते हैं एक स्कीम दी या एक उसे ऑफर दिया, काउंटर ऑफर। आपने बोला कि एक काम करो, आपने जो माल मेरे से आज खरीदा है ना, अगर आप उस पर आज के आज ही पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट और दूंगा। मतलब अगर आपने 1 महीने बाद नहीं, आपने आज के आज कैश में उसका पेमेंट कर दिया तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो ये जो आपने कैश रिसीव करने के लिए, मतलब बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन कैश रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में CDV बोलते हैं। ठीक है, तो एज इट इज रिलेटेड टू पेमेंट, ये किससे रिलेटेड है? पेमेंट से रिलेटेड है। इट इज रिकॉर्डेड विद द पेमेंट एंट्री ओनली। तो जब भी बिजनेस में पेमेंट होगा ये तभी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट मतलब जब भी आपको बिजनेस में पेमेंट रिसीव होगा, जब भी आपको बिजनेस में कैश रिसीव होगा, या फिर आप सपोज पे कर रहे हो, तो अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपने जब कैश पे किया और आपको उस पर कुछ कैश डिस्काउंट मिला, मतलब आपने सपोज 10,000 का माल खरीदा, आपने कहा मुझे 1 महीने उधार के लिए चाहिए, पर सेम एग्जाम्पल हुई कि उसने बोला उधार पे नहीं, अगर आप आज पेमेंट कर दोगे तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो आपने आज ही पेमेंट कर दिया, तो जो कैश डिस्काउंट आपको मिला, जो कैश डिस्काउंट है ना आपका, वो हमेशा पेमेंट के साथ लिंक रहेगा।
ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझते हैं। गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000 इज सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 जून टू सेनोरिटा। आपने 1,00,000 रुपए के लिस्ट प्राइस वाले गुड्स जो है ना वो बेचे हैं एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 1 June to Senorita, and if Senorita make payment within 7 days, cash discount of 10% is also given। और हमने Senorita को एक और ऑफर दिया कि अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया ना तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट भी दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हमने जो ट्रेड डिस्काउंट पे माल बेचा है सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, उससे सीधे इनवॉइस वैल्यू में माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना था 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, मतलब 10,000, तो नेट अमाउंट कितना आ गया मेरा 90,000। तो मतलब मैंने जो सेल करा है, मैंने सेल करा है सेनोरिटा को, और मैंने अभी कैश में नहीं, मैंने उधार में सेल किया है। कैश मुझे अगर 7 दिन बाद मिलेगा तब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो आज जो मैं एंट्री करूंगा क्या करूंगा, सेनोरिटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000 और 90,000। ठीक है, अभी सपोज 7 दिन बाद सेनोरिटा आती है और बोलती है कि ये लो आपका पेमेंट और मुझे 10% कैश डिस्काउंट भी दे दो। तो अभी आपने गुड्स लिस्ट प्राइस कितना था 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10,000, तो नेट अमाउंट कितना था 90,000। अभी जो 90,000 उसको पे करने दे, उसमें से 10% कैश डिस्काउंट और सेनोरिटा ने हमसे ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने 7 दिन के अंदर आके पेमेंट कर दिया। तो हमारे बिजनेस में नेट कैश कितना आया, बिजनेस में नेट कैश कितना आया 90 माइनस 10%, मतलब 9,000 ने और माइनस कर दिया तो बिजनेस के अंदर जो नेट कैश आएगा वो 81,000 ही आएगा। तो बिजनेस में जो कैश आया तो आपका कैश कितने डेबिट होगा 81,000 से। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना इसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आना कितना था 81 पर आया सॉरी 90, आया कितना 81, मतलब आपने 9,000 का डिस्काउंट सेनोरिटा को दिया है, आपने उसके अलाउ करा है, तो डिस्काउंट अलाउ करा है। और आपने अलाउ किया मतलब आपका खर्चा है, आपको आना था 90 पर आया 81, मतलब 9 का, और आपका एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस मेरे डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ हमने ऊपर समझा था, अलाउ हमेशा एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउ मेरा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और सेनोरिटा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट पूरे 90,000 से। आई होप सबको समझ में आएगा कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सीधा नेट अमाउंट में से माइनस हो जाता है। कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, और कैश डिस्काउंट जो रिकॉर्ड होता है वो पेमेंट की एंट्री के साथ हमेशा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो। अभी ना सेम डिस्काउंट के सही एक और पॉइंट होता है जिसको हम रिबेट बोलते हैं। अभी रिबेट क्या होता है, रिबेट भी ना एक तरह से डिस्काउंट ही होता है, पर जिन कारणों की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है उन कारणों के अलावा किसी और कारण की वजह से अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिला है तो उसे हम रिबेट बोलते हैं। रिबेट इज यूजुअली अलाउड फॉर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब आपने कुछ खराब क्वालिटी का माल बेच दिया, या फिर आपने कोई ऐसा माल बेचा जो कस्टमर ने मांगा था वैसा नहीं था, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन से मीट नहीं होता था, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम उसे रिबेट देते हैं। रिबेट कैसे, मतलब सपोज आपको ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको सपोज कुछ नोटबुक खरीदनी थी। ठीक है, तो आप बिजनेसमैन आप गए शॉप के पास, आपने कहा कि मुझे जो प्लेन नोटबुक होती है ना मुझे वो प्लेन नोटबुक दे दो। तो आप ना एक पूरा प्लेन नोटबुक का बंडल पूरा ऐसे 10-12 बंडल का 10-12 नोटबुक का एक पूरा बंडल था, वो आप बिजनेसमैन से लेकर आ गए। और जब घर पे आए ना तो आपने वो नोटबुक खोल के देखा तो वो प्लेन नहीं थी, वो रूल्ड थी, मतलब उनपे लाइंस थी। तब आप बिजनेसमैन के पास गए और आपने बोला कि यार मेरे को प्लेन चाहिए थी, आपने मुझे रूल दे दी, अभी मेरे को प्लेन दो, ये वापस कर दो। तो बिजनेसमैन ने कहा कि यार मेरे पास वो तो है नहीं प्लेन, तो एक काम करो आप ये रख लो, पर ना इसके बदले आपको जितना मुझे पैसा देना ना उसमें से 10% कम पैसा दे देना। तो अभी आपको तो लिखना है, भले पेन पे लिखो रूल पे लिखो, तो आपको जो 10% कम या 10% का डिस्काउंट मिला, इसे हम डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, इसे हम रिबेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको फॉर इंफीरियर क्वालिटी या गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन इस वजह से मिला है, इसलिए मैं इसे रिबेट बोलता हूं। इट इज ऑल्सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बट फॉर अ रीजन अदर देन ट्रेड और कैश डिस्काउंट, मतलब जिन रीजन की वजह से आपको ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट मिल रहा है उन रीजन के अलावा किसी और रीजन की वजह से आपको अगर कुछ भी फायदा हुआ है या कुछ भी आपको डिस्काउंट मिला है तो उसे हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसे हम रिबेट बोलेंगे। मतलब आपको जितना पैसा देना था आपको उससे कम पैसा देना पड़ रहा है, मगर ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से, तो उसको हम रिबेट बोलते हैं। अभी रिबेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम इफ अलाउ बिफोर द एंट्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज पास, मतलब आपने गुड्स को बेच दिया,
पर अभी तक आपने जो बेचा ना उसकी एंट्री नहीं करी है, और उस एंट्री करने से पहले ही कस्टमर वापस आपके पास आ गया और उसने बोला कि यार ये जैसा मुझे गुड्स चाहिए था वैसा नहीं है, ये कुछ अलग क्वालिटी का है, और आपने उसे उस टाइम पे कुछ रिबेट दे दी। मतलब क्या करा आपने, एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले ही रिबेट दे दी, तो उस टाइम पे ना आप रिबेट की कोई अलग से एंट्री नहीं करते हो, सेम एज स्टेट डिस्काउंट। आप क्या करते हो, रिबेट को सीधा जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें से माइनस कर देते हो और सिर्फ नेट अमाउंट की एंट्री करते हो। नो सेपरेट एंट्री, जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस सेम एज ट्रेड डिस्काउंट। पर आपने एंट्री कर दी और उसके बाद बिजनेस कस्टमर वापस आया और फिर आपको उसे रिबेट देना पड़ रहा है, तो उस केस में आप सेम जैसे कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हो वैसे ही रिबेट का ट्रीटमेंट करोगे, बस यहाँ पे कैश डिस्काउंट की जगह आप रिबेट वर्ड को यूज कर लोगे। ठीक है, रिबेट क्लियर हुआ। अभी ना देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना आप लोगों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पार्ट 2 जो हम करेंगे, पार्ट 2 में इसका सोल्यूशन में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जो आगे हमारे कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं और कुछ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, वो हम तब डिस्कस करके पूरा जनरल चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अभी आपका स्क्रीनशॉट लो और ये आपका होमवर्क है, आपको ये ट्रांजैक्शन खुद से, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो आपकी जो हमने ऊपर डिस्काउंट वाला पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, आपका पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये जो 6th है ना, 6th ट्रांजैक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो समझ लेना कि आप डिस्काउंट में महारथी हो चुके हो। मतलब डिस्काउंट आपको ऐसा एकदम, आप डिस्काउंट वाले टॉपिक को पूरा घोट के पी चुके हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको जनरल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जहां पे हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि अभी ना मैं नया नया पढ़ाने लगा हूं, तो हो सकता है मैं कुछ गलतियां कर रहा होगा, हो सकता है मैं बोलते टाइम कुछ गलत बोल दिया होगा, या मैं जो नोट्स में लिखा हुआ है उसमें कहीं पे कुछ गलती हो सकती है। तो प्लीज आप कमेंट करके वो भी इंप्रूव करने का मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे उनको अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज उसे भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और आगे अच्छे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर सिंपल इजी वे में वीडियोस बनाकर लाते रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।